नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विचार वेदिका चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि और उनकी रचनाओं को याद करेंगे ट्रिक से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज के जो पहले कवि हैं हमारे, वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के पहले कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। अब इनकी रचना है हिम किरीटनी। हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी दोनों रचनाएं एक जैसी हैं। तो जो हिम किरीटनी है, इस रचना के लिए इनको देव पुरस्कार मिला था। हिम तरंगिणी के लिए इनको मिला था साहित्य। आपको याद रखना है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इनको सबसे पहला जो है साहित्य मिला था। हिम किरीटनी के लिए इनको देव पुरस्कार मिला था, ये भी आपको याद रखना है। इनको एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उपनाम है इनका भारतीय आत्मा। इनकी जो एक रचना है पुष्प की अभिलाषा, माखनलाल चतुर्वेदी की है। ये बहुत प्रसिद्ध कविता है। कैदी और कोकिला और पुष्प की अभिलाषा दोनों रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, किसी न किसी परीक्षा में पूछी जाती हैं। उसके बाद और रचनाओं की बात करें तो इनकी माता रचना है। उसके बाद समर्पण, युग चरण, वेणु लो गूंजे धरा, मरण ज्वार और धूम्र वल्य, ये 8 की 8 रचनाएं किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई हैं, तो इनको भी आपको याद करना है। अगले कवि हमारे हैं सिया रामचरण गुप्त। ये माखनलाल चतुर्वेदी जी के छोटे भाई हैं और इनकी भी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं। तो इनकी पहली जो रचना है वो है मोर विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, नोवाखली, आद्रा, पाथे, बाबू, उन्मुक्त, जय हिंद, दैनिकी, नकुल, मरणमयी, आत्मोसर्ग और गोपिका। 15 रचनाएं हैं, इनको आप याद कर सकते हैं। जब मौर्य की विजय हुई तो सब लोग क्या हो गए, अनाथ हो गए। उसके बाद दुर्वादल विषाद क्या गए, नोआखली चले गए। आदरा पाथे कहाँ गए, बापू के पास गए। बापू ने उनको कहा तुम उन्मुक्त होके जय हिंद कहो। उसके बाद दैनिकी मतलब दिन से जोड़ लीजिए। दैनिकी दिन में नकुल क्या करता है, मर जाता है, मरणामयी। उसके बाद उसको आत्मोसर्ग मिलता है, वहाँ उसको गोपिका मिलती है। मैंने इसी प्रकार से याद किया था, आप भी इसी प्रकार से इन सारी की सारी रचनाओं को याद कर सकते हैं। 1 या 2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। उसके बाद बाल कृष्ण शर्मा नवीन की बात करें तो ये एकदम राष्ट्रीय चेतना के कवि थे और सिया रामचरण गुप्त में गांधीवादी विचारधारा का समावेश था। अब इनकी बालकृष्ण शर्मा नवीन की बात करें तो इनकी रचना है कुकुम, सबसे पहली रचना है। उसके बाद अपलक, रश्मि रेखा इनकी रचना है। उसके बाद इनकी रचनाएं हैं अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, विनोबा सतवन, उर्मिला, हम विश्वव्यापी जन्म के। वैसे तो इनकी सारी की सारी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अगर आप कुछ रचनाएं इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहें तो इसमें से हम लास्ट वाली रचना जो है हम विश्वव्यापी जन्म के, अधिकतर परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगर आप टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सारी रचनाएं क्रम से ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि बालकृष्ण शर्मा की अगर पूछा जाए कि पहली रचना कौन सी है तो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद उर्मिला की बात करें तो इसमें कितने सर्ग हैं, तो उर्मिला में 6 सर्ग हैं, ये भी पूछा जाता है। और बाकी आपको क्रम से इनकी रचनाओं को याद कर लेना है। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की महत्वपूर्ण कवित्री रही हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं, मुकुल है, उसके बाद त्रिधारा और नक्षत्र, 3 ही रचनाएं हैं, तीनों को आपको याद रखना है। सुभद्रा कुमारी चौहान की एक प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी, वो भी आप लोगों को याद रखनी है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उसके बाद सोहनलाल द्विवेदी की भी अधिकतर रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो सोहनलाल द्विवेदी जी की है भैरवी, वासवंता, कुणाल, चित्रा, प्रभावती, युगधारा, पूजा गीत, सेवाग्राम, वासवंती और बांसुरी। मैंने भी इनको क्रम से ही याद रखा था। भैरवी वास करती है कहाँ, कुणाल पे। भैरवी कहाँ वास करती हैं, कुणाल में वास करती हैं। चित्रा प्रभावती क्या करती हैं, युग की धारा में बह रही हैं। उसके बाद पूजा गीत कहाँ चल रहे हैं, सेवाग्राम में चल रहे हैं। कौन गा रहा है, वासंती और बादरी कर रहे हैं। इस प्रकार आपको इन सारी रचनाओं को क्रम से याद कर लेना है, इसी प्रकार मैंने भी याद की थी। उसके बाद आते हैं तो श्याम नारायण पांडे की जो एनसीईआरटी में कविताएं हैं वो भी बहुत
छपी हुई है, जिसमें हल्दी घाटी में एक रचना है चेतक की वीरता, वो भी एनसीईआरटी में जुड़ी हुई है। उसके बाद इनकी हल्दी घाटी और जौहर दोनों रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद आते हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की रचना है संगीत, जीवन का संगीत। उसके बाद नवयुवक के गान, बलिपथ के गीत, भूमि की अनुभूति और पंखुड़ियाँ। ठीक है, इस प्रकार आपको पांचों की पांचों रचनाएं याद करनी है। जीवन क्या है? संगीत है। जीवन संगीत कौन गा रहा है? नवयुवक गा रहा है। बलिपथ के गीत कहाँ हैं? भूमि की अनुभूति देते हैं हमको, और पंखुड़ियाँ। इस प्रकार इनकी पांचों की पांचों रचनाओं को आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अब इस धारा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। इनको इनकी सारी की सारी रचनाएं याद करनी है। इनको अनल का कवि भी कहा जाता है। ये समय सूर्य अधेय के कवि भी कहे जाते हैं। इनको इनकी एक रचना हिमालय के प्रति, बहुत अच्छी कविता है इनकी। उसके बाद चलिए अब इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, दंडगीत, कुरुक्षेत्र क्या है? प्रबंध काव्य है। समा धेनी, धूप और धुआं, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी खंड काव्य है। नील कुसुम, उसके बाद दिल्ली, दिल्ली इनकी महत्वपूर्ण रचना है। नीम के पत्ते, उर्वशी, उर्वशी क्या है? गीति काव्य है। परशुराम की प्रतिज्ञा, आत्मा की आंखें और हारे को हरिराम, इनकी अंतिम रचना है हारे को हरिराम। इस प्रकार देखिए क्या है? कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य है, तो उर्वशी गीति काव्य है। ये सारी की सारी रचना आपको याद रखना है। उसके बाद इनकी लास्ट कवि हमारे हैं महेंद्र चंद्र प्रसाद। इनकी रचना है कांग्रेस शतक। एक ही रचना है, एक रचना को आपको याद कर लेना है। इस प्रकार हमने सांस्कृतिक धारा के सभी कवियों को याद किया। धन्यवाद सभी का।